मेरे सम्मानित प्रिय, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था बायोलॉजी से संदर्भित डाइजेस्टिव सिस्टम और करीब करीब हम लोग अपने अप्रोच तक पहुंच चुके थे। आज थोड़ा सा 5 मिनट का रिव्यू लगा लेते हैं, काम हो जाएगा। बाकी बहुत सारा लंबा लंबा बात किए थे, उन बातों पर तो फंसेंगे नहीं, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू लगाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किस सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम का। बढ़िया से समझना, अब बार बार रिवीजन नहीं होगा। ये नहीं समझिएगा कि हर दिन आएंगे तो कुछ ना कुछ 5 मिनट का रिव्यू देंगे ही। ज़्यादा रिव्यू लीजिएगा तो ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम रिव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। अरे 5 ही गेंद खेलना है, 20 रन बनाइएगा तो क्या दिक्कत है? 40 गेंद खेल करके 10 रन बनाइएगा तो वैसे भी गांव सब में तो खेले भी नहीं करेगा। देखते हो गांव में उसी लोग को बैटिंग मिलता है जो खाली छक्के मारता है। ये पता नहीं कि उसका बैटिंग स्टाइल कैसा है, रन बनना चाहिए। और अब वो सब प्रथा खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो बॉलर कैसे आ रहे हैं हम पता नहीं, हमारे यहाँ तो बैटिंग ही सर्वोपरि है। जो पहले बैटिंग कर लिया उसको लास्ट में बॉलिंग मिलेगा, जो लास्ट में बैटिंग किया उसको पहले बॉलिंग मिल जाता है। और थर्ड मैन को तो हम लोग जानते हैं, थर्ड मैन के बारे में तो सब लोग को पता होगा। थर्ड मैन हमेशा नदी की तरफ होता है, नदी में बॉल ढूंढ के वही लाता है बेचारा। नाम भी बड़ा गड़बड़ रखा उसका, थर्ड मैन। उसका नाम में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए बीसीसीआई से अनुरोध करेंगे कि थर्ड मैन का नाम बदल दीजिए। खैर, आते हैं पॉइंट पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझिएगा, क्या इसका कंसेप्ट। हमने कहा था कि सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? माउथ से। याद है कि नहीं? माउथ का दूसरा नाम क्या बताए? बकोफेरेंजियल। बक रहा है ना जी, यही माउथ बक रहा है तो दैट इज द नाम। अंग्रेजी नहीं बुझाएगा। जैसे कि हम जानते हैं मैथ वाला बच्चा और कॉमर्स वाला बच्चा को सबसे ज्यादा दिक्कत बायोलॉजी में होता है। कोई बगल वाला बच्चा बायोलॉजी में अगर बात करना शुरू कर दिया तो कॉमर्स वाले बच्चों को लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ ये जातीय कर रहा है। अरे जातीय नहीं कर रहा है, आप सामान्य भाषा समझिए ना, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। आप कॉमर्स को हो चाहे मैथमेटिक्स के हो, जानिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग भोजन पहले कहां डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो ये अब माउथ, कोई दिक्कत? माउथ में खाना खाए। जो माउथ है इसे, इसका दूसरा नाम है, चूंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑरल कैविटी है हम लोग का, ये जो ऑरल कैविटी, इसको बकोफेरेंजियल बोलते हैं, इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो पहले आप भोजन डालें मुंह में, ठीक है। दांत का काम क्या है? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, समझना है। छोड़ो बोर्ड को, मेरे तरफ देखो, सब क्लियर हो जाएगा। खाना खाए, बकोफेरेंजियल में गया, ऑरल कैविटी में गया, बकल कैविटी में गया, माउथ में गया, खाना गया। ये दोनों कान के नीचे हम लोग का कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। क्या निकालेगा? टाइलिन। सबसे पहले क्या पचेगा? कार्बोहाइड्रेट। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, ओज ओज ओज, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। और मिल्क वाला जो दूध है वो लैक्टोज है, इसके बारे में बात किए भी थे आपसे। तो सबसे पहले यहां पैरोटिड ग्लैंड से निकलेगा टाइलिन, टाइलिन पचाएगा कार्बोहाइड्रेट को। इसके बाद फिर हम लोग का यहां पर कॉमन डक्ट हमने बात कहा था। तो कॉमन डक्ट में आपको हमने कंसेप्ट दिया था PLT, याद है कि नहीं? P फॉर पहले, L फॉर दूसरे में, T और तीसरा फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। याद होगा हमने कहा था आपको, इसका नाम है दैट इज द फेरिंग्स, इसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो आपको लटक रहा है गर्दन से, और ये है आपका कौन सा? ट्रैकिया। तो आपको याद होगा हमने इस पर बात भी किया था कि देख, जो फेरिंग्स है ये जो देख फिर से दिखा रहे हैं, ये और ये फेरिंग्स, ये जो कंठ, नहीं बोल रहे थे पिछले क्लास में कंठ फूट गया, लैरिंग्स से लटका हुआ है, दबाइए नहीं आवाज निकलेगा। ये लैरिंग्स, जैसे पक्षी में यहां इसका नाम होता है सिरिंग्स, हम लोग में लैरिंग्स और पक्षी में सिरिंग्स। जो घुटरता है या कोयल का आवाज है वो सिरिंग्स है, सिरिंग्स। उसके SYRINX, सिरिंग्स, हम लोग का लैरिंग्स। और नीचे देखिएगा, आराम से ही देखिएगा, मतलब बहुत प्रेशर मत दे दीजिएगा, नहीं तो फिर पिछले क्लास में बोले थे कहीं इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम ना हो जाएं। ये इसके नीचे आते हैं तो यहां पर रिंग शेप्ड दिख रहा है कि नहीं? वो दबा के देखो ना, वो मोबाइल पे देख ही रहे हो तो फिर कोई तुम्हें देख थोड़ी रहा है, और मैं ये देख ही लेगा तो बहुत ज्यादा शक नहीं करने वाला, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर तुम्हारा रिंग शेप्ड आ रहा है,
एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, रिंग रिंग देखिए, ये ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। ये कॉमन है, यानी डाइजेशन के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किए कि नहीं बताइए जल्दी से। किए हैं? अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लाते हैं इधर बीच में, तब समझिएगा। समझना एकदम बेहतर तरीके से, डाइजेशन में क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो थोड़ा बड़ा कर ले, और करे बड़ा, और इतना ठीक है, इतने में समझो। एक बार पहले फिगर देख लो बढ़िया से। हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, बीच में हम लोग का टंग। टंग में बताया था आप लोग को, याद है कि नहीं? टंग में क्या बताए थे हम लोग का? 3 टेस्ट है, आगे वाला मीठा, बीच वाला खट्टा, लास्ट में बिटर, बिटरनेस। नहीं बताए थे? हमने कहा क्या था कि डेयरी मिल्क का जब एडवर्टीजमेंट आता है तो देखते हैं कि हल्का सा इसको एहसास मीठा का, तो ये आगे वाला मीठा का एहसास देता है। इसके बाद आप देखिए यहां पर फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया का ये पूरा कंसेप्ट है। यहां पर एक कॉमन डक्ट हो गया, ये ओएसोफेगस हो गया, और इस ओएसोफेगस में म्यूकस होता है। म्यूकस इसको फिसलाने का काम करेगा और यहां पहुंचाएगा स्टोमक में। स्टोमक में आपको 3 पार्ट बताए थे, याद तो होना चाहिए, जो हार्ट के नजदीक है कार्डियक, फिर फंडिक, और सबसे लास्ट में पाइलोरिक। इस पर भी बात कर चुके थे। स्टोमक में हमने आपसे बात किया था, देखिएगा ध्यान से। स्टोमक में हमने कहा था कि लास्ट पार्ट का नाम है पाइलोरिक, और पाइलोरिक के पास से एक निकलता है पेप्सिन और एक रेनिन। तो अब इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पेप्सिन और रेनिन दोनों को मिला के हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। पिछले क्लास में बहुत अच्छा बताएं, दोनों वीडियो को मिला के पढ़िएगा, जबरदस्त कंसेप्ट हो जाएगा, एक को क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं। और पढ़ाकू टाइप से अपने आप को बना के मत रखना कि एकदम पूरा लगे हुए हैं। 4 का 5 घंटा पढ़ो, काफी है। पढ़ो, गांव सब में हो जहां पर ये सब वायरस वायरस का व्यवस्था नहीं है, क्रिकेट जम के खेलो, मजा आएगा, एकदम पूरा पसीना आएगा, तो आराम से सो, जब मन करे 2 घंटा का शिफ्ट बना, सुबह शाम पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अभी से दौड़ लगा सकते, जिसका पीटी हुआ है लगाओ दौड़, 6.5 मिनट है। इस बार मेंस का ज्यादा दबदबा होगा, इस बार फिजिकल का मामला थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार फिजिकल होने जा रहा है, इसलिए मेंस में थोड़ा सा ज्यादा आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप अपने मेरिट में अपना स्थान सुरक्षित कर पाएंगे। इस बार थोड़ा डेंजर जोन है, खैर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो लास्ट पाइलोरिक पार्ट पे पेप्सिन और रेनिन को मिला के हमने कहा था गैस्ट्रिक जूस, और हमने कहा था, याद होगा आपको, क्या कहा था? ये नेचर इसका एसिडिक और इसका कलर होता है येलोइश, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हमने कहा था कि एक ऑक्जेंटिक सेल है जो निकालती है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम है फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ द बैक्टीरिया, या बड़ा चीज कोई खा लिया तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करेगा। और टाइलिन एक्टिवेशन इंड हो जाता है वहीं पर आकर के, पाइलोरिक पार्ट में आएगा टाइलिन। जो टाइलिन यहां निकला था, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाया था, तो कार्बोहाइड्रेट को पहली बार सबसे पहले माउथ में पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ये टाइलिन का एक्टिवेशन इंड कहां हो जाएगा? पाइलोरिक पार्ट में। तो पाइलोरिक पार्ट कहां पे है? स्टोमक का सबसे लास्ट पार्ट। क्लियर? अब समझिएगा, रेनिन हमने भी कहा था आप लोग को, याद होगा कि रेनिन जो है सिर्फ और सिर्फ इसका सेक्रेशन बच्चों में ज्यादा होता है। हम लोग के केसेस में बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे इसका सेक्रेशन क्या होता है कि कम हो जाता है। हमने कहा था कि बच्चा 4 किलो दूध पिएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा आदमी पी लेगा तो फर्क पड़ेगा, फर्क देखे भी होंगे। तो समझिएगा इस बात को कि रेनिन, हमने कहा था कि जो मिल्क प्रोटीन है उसका नाम है कैसिनोजेन, याद होगा कि नहीं? जो मिल्क प्रोटीन है उसका नाम है कैसिनोजन, और ये कलर में होता है व्हाइट। और जैसे कैसिनोजन पर रेनिन काम करेगा, रेनिन के बदले में गैस्ट्रिक जूस भी लिख सकता है। ध्यान देना है, रटा रटाया चीज मत करना यार, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। क्या कर रहा है ना कि बच्चा कहीं से बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री रट लिया लाइन और खोज रहा ऑप्शन में, मिला नहीं तो ठीक है, नहीं मिला तो गलत हो गया। आपको हर हाल में, और देखो अब क्या ना कि एग्जाम का जो पैटर्न है बड़ा डिफरेंट हो गया है। मतलब समझिएगा इस बात को कि अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पैटर्न नहीं रहा कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आप कुछ क्रैक कर सकते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से एक अच्छा स्कोर आप स्थापित कर सकते हैं,
लेकिन वो स्कोर स्थापित नहीं कर सकते जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा इस मूड में जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट, डिस्कशन और तब ऑब्जेक्टिव। बार बार आप लोग से हम बात करते हैं कि पहले अपना कंसेप्ट डेवलप करो, फिर डिस्कशन करो और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पर काम करो। लेकिन यहां तो बच्चा उल्टा ही करता है, पहले ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। तो उल्टा काम करोगे तो उल्टा परिणाम होगा। पहले किसी चीज को पढ़ के कंसेप्ट तैयार कर लेंगे। दो तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, एक इंटर डिस्कशन होता है कि इंट्रा डिस्कशन होता है। दोनों बहुत अच्छा है। अगर आप में वो एबिलिटी है कि आप दो से डिस्कस कर सकते हैं, कोई अवेलेबल है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो आपका इंट्रा डिस्कशन भी बहुत अच्छा है। अपने माइंड में चीजों को सोचिए कि भाई ये कैसे हो गया, कैसिनोजन आया तो कौन काम किया, कैसिन में कैसे कन्वर्ट हो गया, कौन प्रोटीन है, और जो प्रोटीन जो काम कर रहा है जो एंजाइम के रूप में, उन दोनों का कॉमन नाम क्या है, और कॉमन नाम में पेप्सिन किसको पचाता होगा, तब फिर रेनिन किसको पचाता। सवाल को अगर हम लोग क्या करें कि टाइम टू टाइम एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराते रहें तो हमारा काम हो जाएगा। देख लो, फिर से एक बार बात बता रहे हैं कि जीएस के माध्यम में जितने लोग की इंटरव्यू, मैं अतिशोक्तिपूर्ण बात आपसे नहीं करने जा रहा हूं। इस भारतवर्ष में लोग अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट को लेकर आके पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनली सिलेक्शन पाने के लिए, फाइनली क्वेश्चन से रूबरू होने के लिए, फाइनली उन चीजों तक अपने अप्रोच को बनाने के लिए मैं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बस इतना तुम तैयार करो। सवाल नहीं लड़ता है तब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम। क्यों नहीं लड़ेगा भाई? हम छोड़ क्या रहे हैं जो नहीं लड़ेगा? अब क्या है कि बेमतलब के बातों से आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। आपके एक सिलेबस का दायरा, आपके पास एक लिमिटेशन है, आपको एक जगह दिया गया है, भाई आपसे यहां से सवाल पूछा जाएगा, तो आप कंसेप्ट इतना बेहतर कर लो, उस पर डिस्कशन इतना अच्छा कर लो कि ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। फिर टेंशन क्या इस बात का? तो नौकरी के लिए तो इस तरीके से पढ़ना होगा। बाकी जानकारी के लिए बहुत तरीका है, आप पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे आपकी इच्छा करें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल में सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज के डेट में कोई टीचर जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो बोले कि हम बच्चों को पढ़ाए और वो पास कर गया है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। स्वाध्याय तो आपको करना ही पड़ेगा। हम पढ़ा दिए, आप छोड़ दिए, उसका रिवीजन नहीं किए, तो क्या आपके सपने में ही क्वेश्चन आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो मैं थोड़ा बेबाक बोलता हूं, हो सकता है कि मुझे उस तरह से बहुत बटरिंग टाइप का बोलने का नहीं आया कि बहुत अच्छा तुम ये करोगे, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, वहां कहीं नहीं पहुंचाऊंगा। नेचुरल ये है कि अगर आपकी मेहनत बहुत बेहतर रही और हमारी चीजों को आप बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर लिए, करंट अफेयर्स से अपडेट बने रहे, तो नौकरी में प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे सेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं। तो खैर, किसी भी चीज को पढ़िए, पहले कंसेप्ट, फिर डिस्कशन और बाद में ऑब्जेक्टिव, और यही आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। इस चक्कर में मत पढ़िए कि क्या हो रहा है अभी पाकिस्तान में, अभी चाइना में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, सब कुछ पता कर लिए, नौकरी ये नहीं हुआ। कौन आपका बात सुनने जा रहा है? कहीं खड़ा बोलिएगा कि मैं बताता हूं कि चाइना का क्या कंसेप्ट। ठीक है, उस समय उस वक्त तो 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी रखता है बच्चा, और नौकरी का कहां हुआ, तब काहे के लिए जानकारी रखता है। हमारे बिहार की धरती पर, हिंदी भाषी क्षेत्रों की धरती पर जो सक्सेस कर गया उसी को लोग पूछते हैं। और मेरे तथ्य में सिर्फ एक चीज शामिल है कि आपको जानकारी बहुत हो अलग बात है, लेकिन आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए। और आप अगर अचीवमेंट आपको मिल जाता है तो आपकी जानकारी ऑर्नामेंट्स की तरह चमकेगा, और अचीवमेंट नहीं मिलता तो आपकी जानकारी को बाद में लोग मजाक बनाएंगे। चाइना का पूरा जानकारी रख ले था, पाकिस्तान का पूरा जानकारी रख ले था, नेपाल का था, पूरा वर्ल्ड बैंक का ही पूरा डिटेल रखा था कि कौन कितना पैसा, कितना एसडीआर कैसे क्या किया, सारा इसको डिटेल है, लेकिन ये कोई छोटका नौकरी नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी हो, इसको माने या ना माने, लोग जानकारी के लिए पढ़ते हैं। अभी शिक्षा जगत में जानकारी महत्वपूर्ण है,
लेकिन अभी जो जिस चीज का डिमांड है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि वो तैयारी कर रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप बेहतर नौकरी लेके ही कर सकते हैं, आप बेहतर अन्य क्षेत्रों में, लेकिन आपको बेहतरी करना पड़ेगा क्योंकि अब आर्थिक युग आ गया है, इकोनॉमिकल एज आ गया है। जो लोग अर्न कर रहे हैं वही घर का मालिक वो नहीं है जो बड़ा। पहले कहा जाता था कि घर का मालिक कौन है, जो बड़े हैं, सबसे आपके यहाँ सबसे बड़े हैं। मालिक आज उसको माना जाता है लोग जो अर्निंग मेंबर है, जो इकोनॉमिकली बूस्टअप, क्योंकि उसके पास पैसा है तो जो पैसा मांगने वाला है उसी से मांगता है। खैर, तो टाइम टू टाइम आपको एक्टिव करते रहेंगे, अपने वक्त को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जो भी कंसंट्रेशन है, जो चीज को पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से पढ़िए। हमें पढ़ना है इतना, हम उतना ही पढ़ेंगे। इतने पढ़ने से हमारी नौकरी होती है, हो जाती है, तो काम दिक्कत क्या है। इंडियन पॉलिटी 30 से 40 पन्ना पढ़िएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसे छूट सकता है भाई? हमने उस पर एक बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। एक लंबे समय तक मैंने उस पर एक सरकमफ्रेंस सिचुएशन में एक गोला बनाया है, और मैं पूरे इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि जो बच्चा अगर वो 30 पन्ना 40 पन्ना को बहुत अच्छा कवरेज मारा है, बार बार रिवीजन किया है, कोई सेट उठाए। हम तो बोलते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन बनाओ ना जी, ठीक है 10 है, 6 बनेगा ना, 5 बनेगा ना। जो अच्छा तैयारी का वो भी तो 6-7 ही बनाता है, तुम 5 एक कम बनाओगे, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बनेगा। तो आपको जो है ना विश्लेषण में नहीं जाना है, आपको जाना है क्वांटिटी में। आपके क्वेश्चन का क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होना चाहिए, नौकरी होगा। और नौकरी होगा तो फिर मजा आएगा, सब चीज हरा हरा नजर आएगा। नौकरी नहीं होगा तो सब पीला पीला नजर आता है, कुछ देखिएगा सब पीले टाइप का रहेगा। खैर, आते हैं पॉइंट पर। बहुत स्टैंडर्ड चीज पढ़ा रहे थे, बहुत लोकल टाइप सबसे बात शुरू कर दी है। थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हैं, नॉर्मल चीजों को समझिएगा। देखिए, तो पेप्सिन और रेनिन को गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? रेनिन किसको पचाएगा? मिल्क को पचाएगा। मिल्क के प्रोटीन का नाम क्या? कैसिनोजन। कैसिनोजन पर रेनिन काम करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कैसिन में। कैसिन कैसा है उसका नेचर? सॉलिड। हमने कहा था बच्चा अगर दूध पी लिया इमीडिएट वॉमिटिंग करेगा तो सॉलिड निकलेगा, यानी जो लिक्विड फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म में। अब समझिएगा कि हम यहां पर आ गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले केस में। देखा आप लोग को हम बताए थे, याद होगा आप लोग को, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम और इलियम, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ड्यूडेनम और इलियम, डिओडेनम एवं इलियम, ये दोनों किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो हमने एक अलग से आपको बात बताया था कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है जेजुनम, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। अब समझिएगा थोड़ा सा कि एक यहां पर आपके पास लीवर का कंसेप्ट आ रहा है। थोड़ा लीवर को हम लोग खोल के देख लें, लीवर के सिस्टम में हम लोग को पता चल पाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखिएगा थोड़ा सा लीवर का, इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, बहुत ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। देखिए लीवर का कंसेप्ट अब यहां समझना है। ये आपका लीवर है कंप्लीटली। लीवर का बहुत जबरदस्त फंक्शन है। हमने कहा था प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में, लिपिड्स को प्रोटीन में, प्रोटीन को लिपिड्स में, जिसमें इसको कन्वर्जन चाहिए, ये एक मॉडिफिकेशन का बहुत अच्छा जगह है लीवर। और इसकी यूनिट को हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। और साथ ही साथ जो देखते होंगे जो अल्कोहल ले रहा है उस पर सबसे पहले इसी का एंजाइम जाकर अर्जिनिन काम करके उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। मतलब लीवर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इस लीवर में देखिएगा कि लीवर वहां डाइजेशन में काफी मदद कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए जिसका लीवर अच्छा काम कर रहा है इसका मतलब उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीवर चूंकि वहां पर अब कॉमन बाइल जूस जब निकालेगा तो लीवर, डिओडेनम और पेनक्रिएटिक जूस, ये तीनों, देखिए पेनक्रिएटिक कहां से निकला, इस पर थोड़ा समझिएगा। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, समझना है। हमने कहा था कि हमारे बॉडी में 2 तरह की चीजें निकलती हैं। एक का नाम थोड़ा समझना है यहां पर, एक का नाम है एक्सो और एक का नाम है इंडो। देखिएगा, एक्सो मतलब होता है बही, बाहर, इंडो मतलब अंतर। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं इस पर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये है तो बोलता है कि 2%, कल पिछले क्लास में बताए हुए थे कि 2% जो है, ये जो है ना, ये
इंडोक्राइन है। इंडोक्राइन मतलब इससे जो सेक्रेशन होगा ना, इसके लिए कोई डक्ट नहीं होगा, मतलब डक्टलेस होगा, किसी प्रकार का डक्ट नहीं होगा, यानी ये रिस कर निकलेगा, ये पूरी तरह से केमिकल बैलेंस के आधार पर निकलना शुरू होगा। और जो इधर वाले पार्ट है, इधर वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का पार्ट बना रहता है, मतलब आप इस तरह के पार्ट को देख सकते हैं 2% वाले पार्ट में। क्वेश्चन आता भी है इस 2% वाले पार्ट, ये 2% वाले ही पार्ट वाले में इस तरह का बना रहेगा। इसका एक्चुअली एक नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन आता भी है, ये जो कहलाती है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है, मतलब एक दीपिकाओं का एक समूह है। आइसलेट्स मतलब जैसे हम लोग आइलैंड को कैसे देखते हैं उस तरह से, ये 2% में है, और ये 2% में 3 सेल होता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरह का सेल है। तो जब इसमें निकलने के लिए कोई पोर या कोई छिद्र या कोई ट्यूब नहीं है, इसका मतलब ये कैसा क्राइन हो गया? इंडोक्राइन। यानी नहीं है तो क्या हम इसे डक्टलेस बोल सकते हैं कि नहीं? डक्टलेस या विदाउट डक्ट बोल सकते हैं। डक्ट नहीं है, निकलने में कुछ है ही नहीं, तो बोलता है ये जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीनों सेल है, तो अल्फा से निकलती है ग्लूकागोन, बीटा से निकलती है इंसुलिन, और इंसुलिन का नेचर प्रोटीनस। क्वेश्चन आता है पॉलीपेप्टाइड नेचर का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इंसुलिन का नेचर कैसा है, पॉलीपेप्टाइड नेचर, और इसकी खोज करता है बैटिंग एंड बेस्ट, अक्सर क्वेश्चन आता भी है। तो ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड नेचर है, और इंसुलिन का काम है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये काम करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको डायबिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब डायबिटीज भी 2 होता है, एक होता है डायबिटीज मेलिटस और एक होता है इंसिपिडस। समझिएगा, दोनों अलग है। अब क्या है ना कि अब इसके चक्कर में पड़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाएगा और एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। तब फिर एंटीडायरेटिक हार्मोन पिट्रेसिन, उसके बाद पैनक्रियाज यानी इंसुलिन पर काम होगा। हम सब बताएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, उन सारी चीजों पर हम लेके करके चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको बर्डन दे देंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। इसको हटाते हैं, फिर से समझिएगा कि लीवर, यहां पर ध्यान देना, फिर से समझा रहे हैं, इसको चीजों को समझिएगा कि ये आपका क्या है, इधर आपका है लीवर, ठीक है, इधर पैनक्रिएटिक जूस और इधर ड्यूडेनम। ये इस तरह से एक कॉमन डक्ट बना लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन डक्ट बनाया और कॉमन डक्ट से निकाला कॉमन बाइल जूस, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां के पाचन में जंक्शन का काम किया, ये सारा जंक्शन काम किया, ये तीनों जंक्शन मिलकर अब यहां से पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, और यहां पर जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शामिल कौन है? लीवर। थोड़ा लीवर का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाया, देखिएगा, यहां पर देख सकते हैं ड्यूडेनम है, ठीक है, ये पेनक्रियाज, ये यहां पर, तो ये ड्यूडेनम हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया। तो पेनक्रियाज को हमने क्या कहा था कि पेनक्रियाज जो है उसमें 98% क्या निकालती है? पेनक्रियाज में ध्यान देना है, पेनक्रियाज में 98% जो है वो इंजाइम निकालती है, जिसको हम लोग पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, और 2% जो है वो निकालती है हार्मोन, और जो हार्मोन निकालती है वो इंडोक्राइन, मतलब उसमें डक्ट नहीं है, और जो 98% जो एंजाइम निकाल रही है इसमें डक्ट है। इसका मतलब है कि पेनक्रियाज जो है, उदाहरण बहुत अच्छा है कि ये दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, यानी ये एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। तो हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये जो 2% हार्मोन निकाल रही है इसमें 3 सेल है,
अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, ये 3 निकालती है। ये 2% का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इतना तो याद रहेगा, नहीं क्वेश्चन पूछेगा। और इंसुलिन का नेचर होता है पॉलीपेप्टाइड नेचर, यानी प्रोटीनस नेचर का। तो 98% ये जो आप देख रहे हैं पेनक्रियाज, इसमें 98% तो एंजाइम निकालेगा। ड्यूडेनम तो कॉमन बनेगा ही, और लीवर से सेक्रेशन होगा, तो ये तीनों अपना आपस में कॉमन बाइल डक्ट तो बना ही लेगा। और ये कॉमन बाइल डक्ट आकर के किसी एक चीज में खुलेगी, तो यहां पर कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा, समझिएगा थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिएगा। ये लीवर है, ये आपका ये गोल ब्लैडर है, और ये पेनक्रियाज है। देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि 2% दैट इज द निकालेगा हार्मोन को, और बाकी 98% निकालेगा किसको? एंजाइम को। इस पर तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा इसमें क्या इसका सेक्शन है। देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा आपका बात। आप देखिए फिगर से समझा दिया ना। तो लीवर है, पेनक्रियाटिक जूस है, और ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। ये बाइल डक्ट से बेसिक, इसका नेचर कैसा? बेसिक। और ये जो बेसिक है, ये इसका जो कन्वर्जन होता है एसिडिक टू बेसिक। ये जो कॉमन बाइल जूस है यहीं पर कन्वर्जन होगा एसिडिक टू बेसिक, यानी बाइल डक्ट के बेसिक नेचर है। और जो एसिडिक है उसका किसमें कन्वर्जन हो रहा है? बेसिक में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, इस पर हम लोग काम करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला काम क्या है कि यहां पर से देखिए ट्रिप्सिन निकला है। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को, इसको बड़ा कर देते हैं, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है, और यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछना है। अगर जगह देगा तो यहीं से सवाल पूछेगा, इसको समझिएगा। देखिए इसको हम सामने लाए। पहला कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। यानी हम लोग इससे पहले भी जो है ना उन चीजों को देख चुके थे, एक जगह काम किया था। यहां पर ये पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों भी प्रोटीन है। प्रोटीन को ही पचाने का काम करता है। लेकिन फिर हम लोग जब देखे नीचे की तरफ, तो यहां पर अब फिर से एक बार प्रोटीन को लोग देखते हैं। इसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रिप्सिन दैट इज द एंजाइम है जो किसको पचाएगा? प्रोटीन और पेप्टोन को। प्रोटीन एवं पेप्टोन को किसमें चेंज करेगा? पॉलीपेप्टाइड में। और किसमें करेगा? एमिनो एसिड्स में। तो थोड़ा समझिएगा इसका एमिनो एसिड्स का क्या कंसेप्ट है। तो बोलता है कि प्रोटीन जो बना हुआ है वो किसके बना हुआ है? एमिनो एसिड से। ध्यान देना है, किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से। प्रोटीन किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड्स। और कहा जाता है कि 20 एमिनो एसिड्स मिलकर के किसका निर्माण किया है? प्रोटीन का। अब एमिनो एसिड किसका बना हुआ भाई? इस पर ध्यान देना है। तो बोलता है एमिनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी का एक कंजुगेशन है। जबरदस्त कंसेप्ट है भाई। तोड़िए, एकदम रप्चर कीजिए सब चीजों को। जब तक पूरा तोड़ेंगे नहीं तो फिल्मी डायलॉग हो जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक चीजों का कंसेप्ट एकदम माइक्रो ऑब्जर्वेशन से नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग का कहां भला होने वाला है। और क्यों पढ़ेंगे फालतू सुपरफिशियल, जो आज पढ़े कल सफा हो जाएगा। सबको इतिहास की तरह क्यों पढ़ रहे हो? बायोलॉजी भी वो भी इतिहास की तरह होगा। कौन ऐसा आदमी है जो ये है, वह कौन ऐसा लीवर है, वह कौन ऐसा पेनक्रियाज, वह कौन क्यों, कौन कहां कैसे कब कर रहे हो। चीजों का एक बेहतर अप्रोच लगाओ, चीज आपके अंडर हैंड है। तो यही चीज आपको करना है। अब देखो क्या है ना कि धीरे धीरे मेंटल लेवल अब गर्माहट आ रहा है, वार्म अप हो चुका है। बॉडी का कंप्लीट वार्म अप हो चुका है। मतलब लगता है कि अब बॉडी हल्का हो गया। अब पुराने अंदाज में जैसे ऑफलाइन में 8-10 क्लास खींचते थे, दिन भर क्लास ले रहे थे, कोई थकान नहीं होता था। अब पूरी तरह से वो हो रहा है। और बहुत कुछ ये बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में लिखना उतना नहीं पड़ रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में करना है। और आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाद में नहीं होगा तो ये सारा नोट्स को हम डाल देंगे।
डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको डाल देंगे तो आप वहां से निकाल के वो अपने पेज में भी देख सकते हैं। वीडियो देखिएगा तो दोनों को मैच कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ट्रिप्सिन निकला, प्रोटीन एवं पेप्टोन को किसमें बदलेगा? पॉलीपेप्टाइड और किसमें बदलेगा? एमिनो एसिड्स में। और आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो 20 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है, और एमिनो एसिड्स होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंजुगेशन। ये है एमिनो एसिड्स। तो यहां पर फिर प्रोटीन को पचाने के लिए कौन है? ट्रिप्सिन। अब ओज वाला याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आपको हमने पहले भी कहा था कि स्टार्च भी एक तरह का क्या है? पौधों का भोजन का संग्रहण है। जैसे हम लोग के लीवर में ग्लाइकोजन जमा रहता है, उसी तरह पौधों के पास जो है ना, उसके पास फूड के रूप में क्या जमा रहता है? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसमें मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, बहुत सारा सेक्राइड्स होता है। हम बात करेंगे उस पर, बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है तो उस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे, बहुत अच्छा अप्रोच हो जाएगा। तो यहां पर एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। यानी इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज खाया, जैसे आलू खाया, तो आलू अपने पास, जो आलू किसका उदाहरण है? ट्यूबर का। आलू एक क्या है? आलू जो है वो क्या है? स्टेम है। और कैसा स्टेम है? एक ट्यूबर स्टेम है, ट्यूबर का है। तो ये अपने आप आलू को काटिएगा तो जो देखिएगा कि जहां जिस चाकू से काटे धीरे धीरे उस पर व्हाइट कलर का लगेगा, वो क्या है? दैट इज ए शुगर है, दैट इज ए स्टार्च है। यानी आलू अपने पास जो भोजन के रूप में इकट्ठा करके रखा है, वो क्या रखा है? स्टार्च है। तभी तो डायबिटीज वाले को कहा जाता है कि भाई आलू उतनी खाइए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, मीठा लगता है। ऐसे भी आलू खाइएगा मीठा लगेगा। तो ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कौन करेगा? एमाइलेज। और वो एमाइलेज आपके बॉडी से निकल रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट से एमाइलेज निकलेगा, जो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा? शुगर में। तो ट्रिप्सिन किसको कर दिया? प्रोटीन। और पेप्टेन को किसमें बदल दिया? पॉलीपेप्टाइड में। अब लास्ट में देखिएगा लाइपेज। एक्चुअली लिपिड्स का तो पचना है नहीं, डाइजेशन तो होना नहीं, उसका एमल्सिफिकेशन ही होगा। तो एमल्सिफाइड लिपिड का ये कन्वर्जन करता है ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि लाइपेज क्या करती है? एमल्सिफाइड करती है लिपिड को और बदलती है ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। याद रखना है, ये कन्वर्ट किसमें कर देगी? ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। ये सारा काम जो है ना, ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में जबरदस्त कंसेप्ट से होता है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा ये क्या, अब इसमें समझिएगा। अब तो यहां तक हम लोग का काम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इलियम का काम देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं करना है, कोलन और रेक्टम होता है, और एक सेक्कम है। सेक्कम के पास एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के बारे में जान लीजिए, जो हम लोग का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई काम नहीं पहले था, अब धीरे धीरे वो काम खत्म हो गया है, तो इस वेस्टिजियल ऑर्गन को लोग कट करके निकाल देते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये कोलन, रेक्टम और सेक्कम, ये तीनों इसका है, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसके बगल में है। लास्ट में जो भी फिकल मटेरियल है वो बाद में एनस से बाहर हो जाएगा, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अप्रोच देख सकते हैं। मतलब ये पूरी चीजों को डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, उस सवालों पर थोड़ा लोग गौर कीजिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर के एनस तक की जो पूरी क्रियाविधि, जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को पूरे माइंड में सेट करना है। तो जो मैकेनिज्म आपके माइंड में सेट हो गया, 2 क्लास में आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ गए। अभी चूंकि हम लास्ट में क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि अगर अभी इमीडिएट पूछते हैं तो हो सकता है कि अभी आपको याद होगा, बाद में उसको ऑब्जेक्टिव बना करके आपसे पूछेंगे तो हो सकता है कि आप जवाब देंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए, आपका आज का ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, और सुरक्षित रहिए और बहुत अच्छे तरीके से पूरे माइंड को पॉजिटिव करके रहिए। कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है।